साथियों नमस्ते। कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी अनिवार्य के व्यावहारिक व्याकरण का पहला टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें से लघुतरात्मक श्रेणी के का एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका अंक भार 2 होगा। इसमें हमने एक पहले वीडियो में भाषा से संबंधित 2 बातें की थी कि भाषा कहते किसे हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा किसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक मनुष्य, 2 या 2 से अधिक मनुष्य हो सकते हैं, वो विचारों के आदान प्रदान के लिए उनके मध्य काम आने वाले सार्थक और प्रतीकात्मक ध्वनि संकेत ही भाषा कहलाते हैं। बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप हमने माने थे। पहला रूप हमने माना था मौखिक, इसे वाचिक भाषा भी कहते हैं, बोल ली गई भाषा। भाषा के 2 रूप, पहला मौखिक और वाचिक भाषा, दूसरा था लिखित भाषा। अब देखिएगा, इनसे संबंधित 2 सवाल और हमारे जहन में आते हैं। पहला सवाल बनता है कि भाषा, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या है। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या है, इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और यहां हम मौखिक भाषा लिखेंगे, दूसरे पार्ट में हमें लिखित भाषा लिखेंगे। तो अब देखिएगा इनमें मुख्य अंतर क्या है। नंबर 1 की हम बात करें तो यह प्राकृतिक होती है और यह कृत्रिम भाषा है। नंबर 1 बात, इसके लिए कोई लिपि नहीं होती। इसके लिए लिपि, मौखिक और वाचिक भाषा के लिए लिपि नहीं होती, जबकि इसके लिए लिपि का होना अनिवार्य है। लिपि के बिना कोई भी भाषा लिखित रूप में आ ही नहीं सकती। नंबर 2 बात। नंबर तीसरे की यदि अपन बात करें तो कोई भी निरक्षर व्यक्ति, ध्यान रखें हम यहां पर अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अनपढ़ का मतलब जिसे पढ़ना नहीं आता, निरक्षर जो चिन्ह नहीं सकता, जो किसी भी भाषा या किसी भी लिखे हुए रूप को चिन्ह नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, उसे हम निरक्षर करेंगे। निर्धन अक्षर, निरक्षर व्यक्ति भी इस भाषा को बोल सकता है, जबकि यहाँ पर इस भाषा का इस्तेमाल कौन कर सकता है, भाषा के इस रूप का, भाषा के इस रूप का इस्तेमाल कौन करेगा, वो साक्षर व्यक्ति ही कर सकेगा। इसमें निरक्षर व्यक्ति इस पार्ट में कभी नहीं जा सकता। नंबर 4 की हम बात करेंगे, ये व्याकरण सम्मत नहीं होती, इसमें व्याकरण की जरूरत नहीं मानी जाती। आपको व्याकरण के नियमों का, व्याकरण की संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इनका ध्यान रखने की कोई जरूरत यहां नहीं होती। लेकिन लिखित भाषा में, लिखित भाषा का रूप जो है वो पूर्णतः व्याकरण सम्मत होना आवश्यक माना जाता है। ये लिखित और मौखिक भाषा का मोटा मोटी अंतर माना जाता है। अब नंबर 2 हम बात करें, इसमें चलो यहां लिख ही देते हैं कि यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है, या भाषा का यह रूप व्याकरण सम्मत होना जरूरी है। व्याकरण के अभाव में यदि व्याकरण के नियमों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यथा हम देखें, यदि अपना को दिन लिखना है और हम उसके स्थान पर दीन लिख देते हैं तो वहां पूरा का पूरा अर्थ है वो बदल जाता है। तो दिन और दीन, इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर लिखित भाषा में अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर और बोलने में आता है तो बोलने में मुख्य सुविधा की दृष्टि से हम कई दफा और ऐसे शब्द बोल देते हैं। ये तो इसका भाषा और लिपि से संबंधित, मौखिक और लिखित भाषा से संबंधित पहला सवाल था। अब इसके आगे एक सवाल और बनता है हमारा, और वो सवाल क्या है, मैं सवाल लिख रहा हूं पहले बोर्ड पे, उसके बाद में हम उसका और उत्तर देखेंगे कि उसका उत्तर क्या हो सकता है और किस प्रकार से वो काम करती हैं। ये एक देखने वाली बात है। अब यहां प्रश्न क्या बनता है हमारा कि भाषा के किस रूप द्वारा समाज की संस्कृति एवं साहित्य, किस रूप द्वारा समाज की संस्कृति और साहित्य का संरक्षण किया जाता है अथवा होता है।
प्रश्नवाचक प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या है, दोबारा देखेंगे एक बार, कि भाषा के किस रूप द्वारा समाज की संस्कृति एवं साहित्य का संरक्षण किया जाता है अथवा संरक्षण होता है। अब देखिएगा, इसको समझने की जरूरत क्या है कि भाषा के हमने कितने रूप माने हैं, इसके बराबर में लिखे हुए हैं। पहला मौखिक या वाचिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। बात कर रहे हैं हम संस्कृति और साहित्य का संरक्षण कौन सा रूप करता है। तो देखने वाली बात क्या है कि साहित्य हमेशा लिखा जाता है, तो भाषा समाज की संस्कृति या साहित्य मौखिक भाषा के द्वारा, हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमने देखा है कि साहित्य गया है। जैसे हम कबीर की बात करें, कबीर के लिए कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो वो अनपढ़ ऐसा माना जाता है कि वो निरक्षर थे। निरक्षर होने के बावजूद भी आज हम उनके साहित्य को पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो क्या था, वाचिक माध्यम से आगे बढ़ा। वर्तमान समय में हम देखें तो मौखिक भाषा के द्वारा साहित्य का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हस्तांतरण है, उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई, बहुत कम क्षीण हो गई है। आज वर्तमान दौर में भाषा का जो लिखित रूप है वही समाज की सभ्यता, समाज की संस्कृति और समाज के साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करने का काम करता है। तो इसका जवाब, भाषा के किस रूप द्वारा समाज की संस्कृति, सभ्यता एवं साहित्य का संरक्षण किया जाता है, तो इसका जवाब हमारा होगा लिखित भाषा। हम उसका जवाब लिखेंगे कि भाषा के दो रूप माने गए हैं, मौखिक या लिखित, वाचिक तथा लिखित भाषा। इन दोनों रूपों में से लिखित भाषा के द्वारा ही समाज की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य का संरक्षण होता है। इसके माध्यम से समाज का जो साहित्य है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तगत किया जाता है या हस्तांतरण होता है। और इसके बाद हम मौखिक भाषा के बारे में भी एक छोटा सा लिखना जरूरी है कि मौखिक भाषा के द्वारा या भाषा के मौखिक रूप के द्वारा हमने देखा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किए जाते हैं, होता रहा है, लेकिन उसकी मात्रा कम है, अल्प है। और वर्तमान दौर में ये जो हस्तांतरण की मात्रा थी वो बहुत ही कम हो गई है। चलिए, भाषा से संबंधित ये मोटा मोटी 4-5 सवाल बनते हैं, क्योंकि ध्यान रखने की बात क्या है कि इसमें से 2 नंबर का सवाल आना है, तो उसी स्तर के हिसाब से हम और आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा हमारा टॉपिक है भाषा के बाद में लिपि का। लिपि क्या है? पहला सवाल इससे बनता है कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या है, हिंदी की लिपि का नाम क्या है, इससे पहले और कौन कौन सी लिपियां थी, और लिपि जो हिंदी की है, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, एक सेंटेंस, एक वाक्य की इसकी परिभाषा है, और वो परिभाषा है भाषा के लिखित रूप को ही, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। एक वाक्य है कि लिपि किसे कहते हैं, और उसका जवाब होगा कि भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। नंबर 2 पर सवाल आता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। भारत में जो खड़ी बोली हिंदी प्रचलित है, इसकी लिपि कौन सी है, तो इसका जवाब हमारा होगा देवनागरी लिपि। इसका जवाब हम क्या देंगे, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है। लिपि का मतलब किसी भाषा का जो लिखित रूप है वही। जैसे उर्दू की जो लिपि है उसका नाम फारसी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि को हम रोमन लिपि के नाम से जानते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि को हम किस नाम से जानेंगे, देवनागरी लिपि से। अगला सवाल हमारा बनता है कि देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। तो देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है, हम यहाँ देखेंगे उनको। या कई दफा एक सवाल और भी पूछ लिया जाता है या पूछने की संभावना बनी रहती है, और वो संभावना क्या है, क्या आप मानते हैं कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है? क्या आप मानते हैं कि देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है, अथवा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को सिद्ध कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं देवनागरी लिपि।
इसकी यदि हमें विशेषता लिखनी हो तो कुछ एक विशेषताएं आपके सामने है। पहली कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। अब वैज्ञानिक लिपि है, इसको सिद्ध करने के लिए इसके सब पॉइंट के रूप में हम और 2-3 चीजें लिखेंगे। वैज्ञानिक लिपि है, कैसे है ये साबित करना हमें। तो कैसे है, तो इसके लिए हम कहेंगे एक चिन्ह बराबर एक चिन्ह के लिए और एक एक चिन्ह बराबर एक ध्वनि, कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह इसमें रखा है। हम किसी भाषा पर दोषारोप नहीं कर रहे, फिर भी हम देखें कि जैसे अंग्रेजी है या जिसकी अंग्रेजी भाषा है जिसकी लिपि रोमन है, उस लिपि में क्या होता है, हमें जय शब्द बनाना है। तो जय के लिए हम किन किन वर्णों का इस्तेमाल करेंगे, जे का कर सकते हैं, जी का कर सकते हैं, इसके अलावा जेड का कर सकते हैं, इसके अलावा एक्स का कर सकते हैं, इसके अलावा एश का भी होता है। एस का जे के रूप में उच्चारण कब होता है, एस को हम जे कब बोलते हैं, जैसे ROSE रोज, PROMISE प्रोमिज, प्रेसिडेंट, रिजोर्ट, क्लोज, है ना। ये शब्द क्यों हम बोलते हैं, तो इनकी इसका जो जे वाला जो एस की ध्वनि और जे के रूप में निकलेगी, इसका एक नियम होता है कि एस से पहले और एस के बाद में, ये जो हमारे अंग्रेजी के 5 वोवेल्स हैं AEIOU, इनमें से कोई एस के पहले और कोई एस के बाद, एस के पहले और बाद इन 5 में से यदि कोई भी आता है तो एस का उच्चारण से न होकर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई जय ध्वनि के लिए हम और एक से ज्यादा वर्ण काम में लेते हैं। कौन सी लिपि में, रोमन लिपि भाषा अंग्रेजी। लेकिन देवनागरी लिपि भाषा हिंदी में हम क्या करते हैं, एक चिन्ह के लिए एक ध्वनि है। तीसरा पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। हर एक ध्वनि के लिए हमने एक चिन्ह रखा हुआ है। कहीं थोड़े से अपवाद हैं, अपवाद की बात भी करेंगे। अगला पॉइंट है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जो लिखा गया वही बोला जाता है या उच्चारित होता है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, या जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देखिएगा, आपको क बोलना है तो उसके लिए आपके पास एक ही ध्वनि है, अंग्रेजी भाषा की तरह है। ध्यान रहे, हम दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। क ध्वनि के लिए अंग्रेजी में सी काम में आता है, के काम में आता है, सी के काम में आता है, CH काम में आता है। तो इस प्रकार से कई वर्ण ऐसे हैं जो क ध्वनि का उच्चारण करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में वही लिखा जाता है जो कि बोला जाता है। आगे इसकी बात करेंगे। इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध जो की जाती है उसके लिए हालांकि जो एक अपवाद है, उस अपवाद की हम बात कर लेते हैं कि कौन सा वो अपवाद है जिससे जो लिखा जाता है वह बोला नहीं जाता, जो बोला जाता है वह लिखा नहीं जाता। उसके लिए एक वर्ण है दंते से, उसके ऊपर अनुस्वार आ गया, उसके ऊपर है आ गया। यदि ऐसा कोई वर्ण है और भले ही से के ऊपर कोई भी मात्रा लगे तो वो मात्रा का उच्चारण हमें करना है। अब इसके बाद क्या होगा, दंते से अनुस्वार और आगे है आ गया, तो है का जो उच्चारण है वो है के रूप में न होकर किसके रूप में होता है, घ के रूप में। इसके ज्यादा उदाहरण नहीं है, ज्यादा ऐसे कोई शब्द नहीं है, 4 या 5 शब्द ही हिंदी में आते हैं। देखिएगा कौन कौन से शब्द आते हैं। एक तो सिंह, दूसरा श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, उसका पुराना नाम, वर्तमान में श्रीलंका उसका पुराना नाम। एक जैसे हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भगवान शिव ने सृष्टि का क्या किया, संहार किया। एक हम निबंध लिखते हैं तो उसका अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु हम लिखते हैं जहां हम अपनी बात को
समेटते हैं, जहां हम अपनी बात को समेटते हैं, वहां मेरी स्मृति में अभी ये 4 ही शब्द आ रहे हैं। जो बोलते हैं वो लिखे नहीं जाते, और जो लिखते हैं वो बोले नहीं जाते। इसको सिंह न बोलकर, इसको सिंहल न बोलकर, इसको संहार न बोलकर, इसको उपसंहार न बोलकर हम बोलेंगे सिंह, सिंघल, संघार और उपसंहार। ये 4 वर्ण ऐसे मेरी नजर में आए हैं अभी तक, जो लिखे जाते हैं वो बोले नहीं जाते, अथवा जो बोले जाते हैं वो लिखे नहीं जाते। तो वैज्ञानिक लिपि देवनागरी की 4 विशेषताएं, 5वीं विशेषता हम इसकी लिखेंगे, जो बहुत कम भाषाओं में, पूरी दुनिया भर में हजारों भाषाएं होंगी शायद और हजारों लिपियां होंगी, उन्हें बहुत कम भाषाओं में और ऐसा देखने को मिलता है। तो अगला इसका जो है वो है सिरोरेखा। सिरोरेखा मतलब सिर पर डाली गई रेखा, सिर पर लगाई गई रेखा, जो क्या करती है, वो किसी भी शब्द को बांधने का काम करती है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, जो सिरोरेखा जहां कट जाती है, किसी भी एक शब्द के अंदर भी वहां सिरोरेखा कटती है। कौन कौन से? तो सिरोरेखा देखिएगा कि किसी एक शब्द को, किसी भी शब्द को एक बनाने के लिए और वर्णों के ऊपर या ध्वनियों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे सिरोरेखा कहते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो सिरोरेखा को काट कर उसके ऊपर से आते हैं, देखिएगा कैसे हैं। हम बात करेंगे, एक तो थे है, पहला वर्ण कौन सा है? थे। एक इसी पंक्ति का वर्ण है धे। एक है, एक वर्ण है हमारा ओष्ठ वर्ण भे, एक से, एक श्रे, एक क्ष। मेरी नजर में ये 6 वर्ण ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सिरोरेखा को काटते हैं। ये सिरोरेखा को यहां आके भंग हो जाती है। तो ये कुछ एक अपवाद हैं, बाकी और किसी भी शब्द में आप देखेंगे, जैसे हमने कमल शब्द लिखा, तो कमल एक ही सिरोरेखा के द्वारा, एक ही रेखा के द्वारा बांध दिया गया, इसका मतलब ये एक शब्द बन गया। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, यदि ऐसा किया तो कम लय हो गया, तो कमल शब्द नहीं बन सकता। यहाँ कमल शब्द बनाने के लिए हमें एक सिरोरेखा पर उसे बांधना पड़ेगा। हाँ, ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ण है, इन वर्णों से कैसे कोई शब्द बनता है देखिएगा। जैसे हम लिखते हैं तथा, तो यहां तथा ऐसे किया, गलत। हमें तथा का उस सिरोरेखा पे बांधने का जो उत्तम सही तरीका है लिपि की दृष्टि से, वो ये होगा। आप जैसे हम देखते हैं तद्भव, तो तद्भव शब्द में इस प्रकार से यहां सिरोरेखा कटेगी। हम देखते हैं परिश्रम, तो परिश्रम में यहां सिरोरेखा कटेगी। हम देखते हैं कक्षा या कक्ष, तो यहां सिरोरेखा भंग हो जाती है। ध्यय वाला कौन सा एक शब्द मुझे स्मृति में नहीं आ रहा, जैसे विधि, विधि के लिए हम यहां से सिरोरेखा को काटते हैं। तो कुल मिला के ये 5 या 6 वर्ण ऐसे हैं जिन पर सिरोरेखा कटती है, भंग होती है, टूटती है। बाकी और सारे के सारे शब्द हैं, सारे जितने 52 वर्ण हम काम में लेते हैं हिंदी भाषा में, 52 वर्ण हम जितने भी लिखने के काम में लेते हैं वहां पे, और ये सिरोरेखा कटती है। हाँ, एक ये जो है ये 6 वर्ण ऐसे हैं जहां पर सिरोरेखा टूटती है, और बाकी सभी में सिरोरेखा लगातार सतत रूप से बनी रहेगी। तो हिंदी की लिपि देवनागरी, और देवनागरी लिपि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, या इसको हमें वैज्ञानिक लिपि क्यों मानते हैं, इसके पीछे हम वैज्ञानिक लिपि है ये पहला, देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिख रहे हैं, वैज्ञानिक लिपि है पहला, इसका ये होगा वैज्ञानिक लिपि है। और वैज्ञानिक लिपि क्यों है, क्योंकि यह हर बार जब कभी जरूरत महसूस हुई इसने अपना और स्वरूप थोड़ा बहुत बदला है। उसके लिए हम छठा ऑप्शन लिखते हैं, इसका लचीलापन। छठे ऑप्शन में हम इसका लचीलापन लिखते हैं। लचीलापन का मतलब इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी संभावनाएं हैं, इतनी गुंजाइश है कि ये किसी भी वर्ण को यदि बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं तो केंद्रीय लिपि आयोग है, वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है मुझे ध्यान नहीं है, शायद 351 होगा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है।
जो भी जिस भी अनुच्छेद के तहत केंद्रीय लिपि आयोग की स्थापना की गई है, वो लिपि आयोग और देवनागरी लिपि में कुछ बदलाव कर देता है और वो बदलाव बाद में सहज रूप से स्वीकार्य भी हो जाते हैं। मैं अपने बचपन में याद कर पा रहा हूं, तो हम ए इस प्रकार से लिखा करते थे। ये हमारा ए लिखने का तरीका होता था, ठीक है। इसके बाद में हमारा ध लिखने का तरीका कुल मिला के इस प्रकार से था। यहां भी सिरो रेखा कटती थी, लेकिन वर्तमान में क्या किया, इसको ऐसे बना दिया। वजह क्या थी कि ध और घ, ये घ था और ये ध था, तो इस प्रकार से ये संभावना बनती थी कि कहीं कोई गलती से और ध को घ लिखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे मेरे नाम में भी आता है और बाकी भी ये शब्द आता है भ, भ को पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में ये लिख दिया गया। वजह क्या थी कि भ को आप इस प्रकार से लिखोगे और कोई मैं भी लिख रहे हैं, तो ये शिरोरेखा यदि इसमें इस प्रकार से मिला दी जाती है तो भय का आभास न होकर यहाँ पर क्या प्रतीत होगा कि ये मैं वर्ण लिखा गया है। भय ए बदल दिया, ध बदल दिया, भय बदल दिया। इसके बाद में एक ण लिखा जाता था, दो इस प्रकार से लिखा जाता था। नासिक के वर्ण है, इस नासिक के वर्ण का जो रूप परिवर्तित हुआ वो इस प्रकार से हुआ। एक्चुअली क्या होता था, जब कभी और हमें ण को स्वर रहित व्यंजन बनाना होता था तो हम क्या करते, इस प्रकार से इसको लिखते थे। तो यहाँ पर आभास किसका हो रहा है, यहाँ अनुभूति ये हो रही थी कि रा बन गया, जबकि ये आधा ण था। तो इसके लिए और ये शब्द स्वीकार, ये ध्वनि या ये प्रतीक चिन्ह स्वीकार कर लिया गया। अब हमें इसे यदि आधा लिखना हो, स्वर रहित लिखना हो, तो हम इसको ण लिख देते हैं। और ये वर्तमान समय में ये प्रचलित है। यदि हम पहले की बात करें तो इस प्रकार से यदि लिखा जाएगा इसको, तो ये गराय की अनुभूति देता था। कुछ लोग गलती से इसको गराय पढ़ लेते थे, जबकि ये भी गण्य शब्द ही था। तो इस प्रकार से, और इसमें जो लचीलापन है वो लचीलापन आ गया और हमें ऐसा लगा कि कहीं इनका कोई द्विअर्थ निकल रहा है या इनके रूप में कोई बदलाव हो जाता है, जिससे शब्द का जो टॉपिक है या शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ अनर्थ में बदल रहा है। तो हमने इन चारों वर्णों को और किस रूप में ले लिया, इस रूप में ले लिया। वर्तमान में सारे के सारे जो लेखन कार्य हैं वो इसी रूप के आधार पर होते हैं, इस रूप के आधार पर नहीं होते। वर्तमान में लेखन कार्य इस रूप के आधार पर हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है एक आध वर्ण और भी हो जो मुझे स्मृति में फिलहाल नहीं आ पा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, एक लचीलापन, वैज्ञानिक लिपि है। यह एक चिन्ह के लिए एक ध्वनि देती है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। ये दोनों उल्टे परस्पर उल्टे कर देंगे, दोनों अलग अलग विशेषताएं हैं। जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, कुछ जो उन उदाहरणों को छोड़कर। और हिंदी की देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का विधान किया गया है, जो कि किसी शब्द को एक रूप में बांधने का काम करती है। हालांकि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो 6 वर्ण लिखे थे, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो शिरोरेखा को काटकर उसके ऊपर से आते हैं। और एक है इस भाषा का लचीलापन, इस लिपि का लचीलापन, जो क्या करती है, केंद्रीय लिपि आयोग और उसे संभावनाएं लगती हैं, गुंजाइश लगती है, तो वो और इन लिपियों में लिपि के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों में परिवर्तन कर देता है, जो सहज रूप से स्वीकार्य होते हैं। तो ये देवनागरी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, और देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि मानी जाती है, उस लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इन बातों पे हमने आज चर्चा की। अभी इसको हाँ, यदि कक्षा 12 के बच्चे इसे देख रहे हैं और वो इसे लिखना चाहें तो लिखने के लिए हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, तो आप क्या करें, वीडियो को जहां कहीं आपको पसंद आए तो आप इसे पॉज करें और इसके बाद में इसके जो उत्तर हमने, इसके जो बिंदु, इसके जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो पॉइंट्स आप यहाँ पर और लिख सकते हैं।
हमने, हाँ सॉरी, पॉइंट हमने शायद 6 लिखे थे। वैज्ञानिक लिपि एक ध्वनि एक चिन्ह, एक चिन्ह एक ध्वनि, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसके बाद में हमने लिखा था इसकी वैज्ञानिकता और इसका लचीलापन। अगला एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है जो आप इसमें नंबर जो भी है वो नंबर आप लगा ले, शायद 7th नंबर का था, वो है इसमें मात्राओं का विधान। देवनागरी लिपि में किसी भी शब्द पर स्वर की मात्रा लगाने के लिए मात्राओं का विधान किया गया है। फिर से याद दिला दूं, हम किसी भाषा पर दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन आप देखेंगे जैसे हमें लिखना है अमेरिका, तो ऐसे ए बन गया। मैं एक ही मात्रा लगाने के लिए हमने स्वर का इस्तेमाल किया, मतलब रोमन लिपि भाषा अंग्रेजी में हम स्वरों का इस्तेमाल करते हैं मात्राओं को प्रदर्शित करने के लिए। मात्राओं के प्रतीक के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर स्वरों का। यहाँ स्वरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मात्रा का विधान किया गया है। आपको ई लगाना है, आपको ई लगाना है, आपको उ लगाना है, आपको उ लगाना है, ओ, औ, ए, ऐ, ये मात्राओं का विधान किया गया है। इससे स्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता शब्द के ऊपर, और ये मात्राएं जो है ये मात्राएं ही वहां लगा दी जाती हैं। तो ये मात्राओं का विधान जो किया गया है ये भी देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। मात्राओं से एक नई चीज याद आ रही है मुझे कि मात्रा कहते किसे हैं। मात्राओं से, मात्रा शब्द से एक शब्द याद आया कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा है क्या। इसके लिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं, और परिभाषा होगी मात्रा की, किसी स्वर के उच्चारण में, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा है, सुंदर सी और सरल सी, कि किसी भी स्वर का उच्चारण हमने किया, उस उच्चारण में जो हमें समय लगता है वही उसकी मात्रा कहलाती है। और स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और मात्राओं को कितने प्रकारों में बांटा गया, 2 प्रकार में। कितने प्रकार बांटे गए, 2 प्रकार। पहला है लघु और दूसरा है, पहला प्रकार कौन सा होगा, लघु, लघु मात्राएं, और दूसरा है दीर्घ मात्राएं। दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है। गुरु का अर्थ पढ़ाने वाला ही नहीं, गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, कि दीर्घ या गुरु मात्रा, लघु और ह्रस्व मात्रा। इसका दूसरा नाम जो है वो इस प्रकार से है, ह्रस्व या लघु मात्रा, दीर्घ या मात्रा या स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। और अब इन स्वरों के आधार पर इनकी मात्राएं लगेंगी। दीर्घ स्वर के उच्चारण में समय लघु स्वर के उच्चारण से ज्यादा लगता है। यहाँ हमारी हिंदी भाषा के स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 11 है। अब 11 को हमने 2 भागों में बांट दिया, लघु और दीर्घ। तो कौन सा स्वर लघु श्रेणी में आता है, कौन सा स्वर दीर्घ श्रेणी में आता है, वो हम यहां लिख रहे हैं। देखिए, ए, ई, उ और री, ये 4 वर्ण आते हैं, 4 स्वर आते हैं किसमें, लघु या ह्रस्व में। इसलिए 11 में से 4 स्वर यहां गए तो शेष कितने रहे, 7। वो 7 स्वर कौन कौन से आएंगे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। कुल मिलाकर ये 7 स्वर हैं, वो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर माने जाते हैं। इनकी मात्रा हमेशा 2 गिनी जाती है। जब हम छंद पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसकी मात्रा 1 मानी जाती है। इसमें समय कम लगता है, यहाँ पर समय ज्यादा लगता है। तो मात्राओं का विधान देवनागरी लिपि की विशेषता थी। और मात्रा किसे कहते हैं ये यहाँ हमने, भले ही हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मात्रा कहते किसे हैं।
तो किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं या मात्रा कहा जाता है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हिंदी भाषा के 11 स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है लघु या ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। लघु स्वरों की संख्या 4 होती है, जिनकी मात्रा 1 मानी जाती है। इनमें समय कम लगता है उच्चारण में। और नंबर 2 पर है दीर्घ या गुरु स्वर। 11 में से 7 स्वर ऐसे हैं जो कि दीर्घ या गुरु माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें से ये तो मूल स्वर माने जाते हैं। ये 3 जो है ये सहजातीय स्वर हैं। ये सहजातीय स्वर हैं। ए और ए मिलकर आ, ई और ई मिलकर ई, उ और उ मिलकर उ बनते हैं। ये जो है ये यहां से दोनों साइड से आके मिलते हैं। ए में ई या ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, आई बनेगा, और उ जोड़ेंगे तो ओ और औ बनता रहेगा। तो इस प्रकार से ये लघु स्वर, ये दीर्घ स्वर। और अब आगे हम बढ़ते हैं।